नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है, आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो चलिए साथियों, सभी साथी क्लास में आ जाएंगे और हम लोग लास्ट सेशन में बात कर रहे थे अरस्तू के चैप्टर पर। और हम लोगों ने देखा कि जो अरस्तू थे, अरस्तू और प्लेटो में क्या समानताएं थी और क्या असमानता थी, इस बात पर चर्चा हुई। अरे हाँ या ना? तो बिल्कुल गुरुजी, बात हुई हमारी। आज हम लोग बात करेंगे अरस्तू के राजनीतिक विचारों पर। अरस्तू के राजनीतिक विचारों पर साथियों, हम जानते हैं कि अरस्तू की पुस्तक कौन सी थी, तो पॉलिटिक्स नामक उनकी पुस्तक थी। तो अरस्तू ने अपने जो विचार दिए हैं वो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक में उन्होंने अपने विचार दिए हैं। क्लियर? और अरस्तू ने किन किन संदर्भ में अपने विचार दिए? तो अरस्तू ने साथियों, हम जानते हैं कि अरस्तू का राज्य पर विचार है, अरस्तु का परिवार और संपत्ति पर विचार है, अरस्तु का न्याय पर विचार है, अरस्तु का दास प्रथा पर विचार है, अरस्तु का नागरिकता पर विचार है, अरस्तु का संविधान के वर्गीकरण पर विचार है, अरस्तु का क्रांति पर विचार है ना। तो ये सब विचार अरस्तु ने दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इतना हम लोग जान लेते हैं। जरा लिखें आप लोग, क्योंकि कुछ हम लिखें कुछ आप लिखें, ऐसे ही टू वे कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एक वे से काम नहीं चलता। सब एक आदमी से काम चल जाए ना जी ना, पढ़ाई में दोनों तरफ से। अरस्तु के राजनीतिक विचार। अरस्तु ने अपने राजनीतिक विचार अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में दिए हैं। ठीक है, तो अरस्तु ने अपने राजनीतिक विचार किस पुस्तक में दिए? पॉलिटिक्स नामक पुस्तक में दिए हैं। कौन कौन से विचार हैं भैया अरस्तु के? सबसे पहला अरस्तु का है राज्य पर विचार, यानी कि अरस्तु का राज्य पर विचार। राज्य पर विचार। नंबर 2, अरस्तु का परिवार और संपत्ति पर विचार। ठीक है भैया। नंबर 3, परिवार संपत्ति हो गया। अरस्तु का दास प्रथा पर विचार। दास प्रथा पर विचार। न्याय पर विचार। न्याय पर विचार। न्याय पर विचार होगा। और आपका अरस्तु का नागरिकता पर विचार। नागरिकता पर विचार। संविधान के वर्गीकरण पर विचार। के वर्गीकरण पर विचार। ठीक है,
संविधान का वर्गीकरण पर विचार। उसके बाद अरस्तु का क्रांति पर विचार। तो अरस्तु किस किस के संदर्भ में अपने विचार रखते हैं? तो अरस्तु ने राज्य पर अपना विचार रखा, अरस्तु ने परिवार और संपत्ति पर अपना विचार रखा, अरस्तु ने दास प्रथा पर अपना विचार रखा, अरस्तु का न्याय पर क्या विचार है, अरस्तु का नागरिकता पर क्या विचार है, अरस्तु का संविधान के वर्गीकरण पर क्या विचार है, अरस्तु का क्रांति पर क्या विचार है। तो इन सभी पर अरस्तु ने अपने विचार दिए हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं अरस्तु का राज्य पर विचार क्या था। अरस्तु का राज्य पर क्या विचार था? ठीक है भैया, अरस्तु का राज्य पर विचार। अरस्तु का राज्य पर विचार। अरस्तु का राज्य पर यदि हम विचार की बात करें तो अरस्तु के अनुसार जो राज्य है साथियों, राज्य सामाजिकता का परिणाम है। यानी कि जो अरस्तु हैं, अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है? राज्य सामाजिकता का परिणाम है। सामाजिकता का परिणाम है। अरस्तु के अनुसार राज्य सामाजिकता का परिणाम है। सामाजिकता का परिणाम है। अरस्तु कहते हैं कि राज्य एक समुदाय है। राज्य क्या है? राज्य एक समुदाय की भांति है। समुदाय है। राज्य क्या है? एक समुदाय है। और प्रत्येक समुदाय का क्या होता है? एक निश्चित उद्देश्य होता है। प्रत्येक समुदाय क्या होता है? एक निश्चित उद्देश्य होता है। और राज्य का क्या निश्चित उद्देश्य है? तो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। ये जो राज्य है इसका उद्देश्य क्या है? नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। रक्षा करना। मैंने आपको बताया कि अरस्तु के अनुसार राज्य एक समुदाय है। समुदाय इन्होंने बताया राज्य को, और इन्होंने कहा कि प्रत्येक समुदाय का अपना एक निश्चित उद्देश्य होता है। उसी प्रकार राज्य का क्या निश्चित उद्देश्य है? कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना क्या करेगा? राज्य का ये उद्देश्य है। अरस्तु कहते हैं इसी राज्य में राजनीति होती है। इसलिए साथियों अरस्तु ने इस समुदाय को क्या कहा? राज्य को एक राजनीतिक समुदाय बताया। कैसा समुदाय बताया? राजनीतिक समुदाय बताया। राजनीतिक समुदाय बताया। ठीक है भैया। तो अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है? राज्य एक राजनीतिक समुदाय है, सामाजिकता का परिणाम है। अरस्तु का एक कथन है कि राज्य परिवार और गांव का समूह है जिसमें आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति होती है। राज्य क्या है? राज्य परिवार और गांव का समूह है जिसमें आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति होती है। ठीक है। अरस्तु के अनुसार, मैं जरा इसे मिटा देता हूं। ठीक है। अरस्तु कहते हैं कि भैया राज्य परिवार एवं गांव का समूह है। राज्य, जो राज्य है, राज्य क्या है? राज्य परिवार, लिखवाऊंगा बाद में, राज्य परिवार एवं गांवों का समूह है। का समूह है। का समूह है जिसमें जिसमें आत्मनिर्भर जीवन की
प्राप्ति होती है। तो अरस्तु का कथन है कि राज्य परिवार और गांव का समूह है जिसमें आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति होती है। अरस्तु के अनुसार परिवार क्या है? अरस्तु ने कहा कि स्त्री, जो परिवार है, स्त्री, पुरुष और बच्चे क्या कहलाते हैं? ये परिवार कहलाते हैं। अरस्तु ने कहा कि परिवार क्या है कि स्त्री, पुरुष और बच्चे क्या क्या बनाते हैं? एक परिवार बनाते हैं। आगे चलकर यही बच्चे क्या बनाते हैं? एक नया परिवार बनाते हैं। इनके बच्चे और नया परिवार बनाते हैं। जब बहुत अधिक परिवार मिल जाते हैं तो उससे बनता है वंश या कुल। वंश या कुल बनता है। उसके बाद जब कई वंश या कुल मिल जाते हैं तो उससे बनता है समाज। क्या बनता है भैया? समाज बनता है। और इसी समाज का विकसित रूप क्या है? इसी का विकास रूप क्या है? राज्य। राज्य बनता है। तो अरस्तु के अनुसार परिवार क्या है? परिवार में स्त्री, पुरुष और बच्चे होते हैं। अगर स्त्री और पुरुष हैं, बच्चे नहीं है, तो वो परिवार तो है लेकिन परिवार अधूरा है। परिवार अधूरा है, वो पूरा परिवार नहीं है। वो पति पत्नी दंपति कहलाएंगे। तो स्त्री और पुरुष और बच्चे परिवार में होते हैं। जब ये परिवार आगे चलकर कई परिवार मिल जाते हैं तो वंश या कुल बनता है। उसके बाद समाज बनता है। उसके बाद राज्य बनता है। अरस्तु का एक कथन है कि परिवार राज्य की इकाई है। अरस्तु का कथन है, अरस्तु का कथन क्या कथन है? कि परिवार राज्य की इकाई है। तो परिवार को राज्य की इकाई कौन मानते हैं? तो अरस्तु मानते हैं। परिवार को राज्य की इकाई कौन मानते हैं भैया? तो अरस्तु मानते हैं। अरस्तु का एक और कथन है कि राज्य व्यक्ति के पूर्व है। राज्य क्या है? राज्य व्यक्ति के पूर्व है। अरस्तु का एक और कथन है कि राज्य व्यक्ति के पूर्व है। यानी कि जो राज्य है वो व्यक्ति से पहले है। जो राज्य है वो व्यक्ति से क्या है? पहले है। मेरी बात समझ में आई? तो राज्य व्यक्ति के पूर्व है, ये अरस्तु कहते हैं। भाई प्लेटो क्या कहते हैं? प्लेटो कहते हैं कि व्यक्तियों का वृहद रूप ही राज्य है। और व्यक्तियों का वृहद रूप ही राज्य है। ये क्वेश्चन साथियों अभी जो अल्टी ग्रेड का जो पेपर हुआ था 17 जनवरी को, एसएसटी का पॉलिटिकल साइंस के सेक्शन में, वो क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन? ये कथन था कि राज्य व्यक्तियों का वृहद रूप है। किसका कथन है? तो कथन में प्लेटो था, ऑप्शन में प्लेटो आप लगाई जाते। तो मैंने कहा वो क्वेश्चन फंसेंगे, चिंता नहीं कीजिए बिल्कुल भी, सिर्फ आप मेहनत से पढ़ते रहिए। तो अरस्तु कहते हैं कि राज्य व्यक्ति के पूर्व है, यानी कि राज्य जो है व्यक्ति से पहले है। वही अरस्तु वो प्लेटो कहते हैं व्यक्तियों का वृहद रूप ही राज्य, यानी व्यक्तियों ने ही राज्य को बनाया है। ये कहते हैं कौन? प्लेटो। और अरस्तु कहते हैं राज्य व्यक्ति के पूर्व, यानी कि राज्य जो है व्यक्ति से पहले है। अरस्तु ने साथियों राज्य और व्यक्ति के बीच सावयवी संबंध बताया। कैसा संबंध बताया? सावयवी संबंध बताया। और सावयवी संबंध बताते हुए अरस्तु कहते हैं, अरस्तु ने कहा साथियों कि यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए, और सावयवी संबंध में मैंने आपको बता दूं, सावयवी संबंध में साथियों, सावयवी संबंध, सावयवी संबंध का मतलब है अंगी और अंग का संबंध। अंगी और अंग का संबंध। अंग, ठीक है, अंगी और अंग। अंग का होता है, अंग होता है पूर्ण। पूर्ण मतलब राज्य, है ना भैया? अंगी को क्या मानते हैं? राज्य मानते हैं ये। और अंग को क्या मानते हैं? अंश मानते हैं। ठीक है।
तो जो सावेबी संबंध वाले व्यक्ति होते हैं, जो अरस्तु है हमारे, अरस्तु ने सावेबी संबंध बताया व्यक्ति और राज्य के बीच। उन्होंने राज्य को क्या बताया, पूर्ण बताया, और व्यक्ति को उसका अंश बताया। तो अंगी और अंग का संबंध इन्होंने बताया। अरस्तु कहते हैं साथियों कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो अंग से अंगी बनता है, मतलब अंग से अंगी बनता है। अंगों से क्या बनता है, अंगी बनता है, मतलब अंग से संपूर्ण बनता है, मतलब राज्य बनता है, व्यक्तियों से राज्य बनता है। यदि इसमें मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो व्यक्तियों से राज्य बनता है। ये यही तो कह रहे हैं कि अंग से अंगी बनता है। जो व्यक्ति जो अंश है राज्य का, इसी से क्या बनता है, राज्य बनता है। यदि मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से देखा जाए तो अंग से अंगी बनता है, लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो अंगी की चर्चा पहले होती है और अंग की चर्चा बाद में होती है। यदि सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो पहले राज्य की चर्चा होती है, बाद में व्यक्ति की चर्चा होती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अरस्तु कहते हैं कि जिस प्रकार संपूर्ण से अलग अंग का कोई महत्व नहीं होता, जिस प्रकार संपूर्ण से अलग अंग का कोई महत्व नहीं होता, उसी प्रकार राज्य से अलग व्यक्ति का अपना कोई महत्व नहीं होता। अरस्तु मानते हैं कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति राज्य में रहकर ही अपने आत्मनिर्भरता की प्राप्ति कर सकता है, राज्य में रहकर ही व्यक्ति, और राज्य से अलग या राज्य के विरुद्ध वह आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति नहीं कर सकता, या फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये मानते हैं अरस्तु। क्या मानते हैं? मैंने आपको बताया कि अरस्तु ने व्यक्ति और राज्य के बीच सावेबी संबंध बताया, और सावेबी संबंध में आपको बता दूं कि अंगी और अंग का संबंध होता है। अंगी जो होता है वो राज्य होता है, अंग जो होता है वो व्यक्ति होता है ना। अरस्तु इसी बात को कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो पहले हम जानते हैं, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो अंग से अंगी बनता है, मतलब व्यक्तियों से राज्य बनता है। लेकिन यदि सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो पहले अंगी की चर्चा होती है, मतलब पहले राज्य की चर्चा होती है, बाद में व्यक्ति की चर्चा होती है। अरस्तु ने माना साथियों, अरस्तु कहते हैं जिस प्रकार संपूर्ण से अलग, संपूर्ण मतलब राज्य से अलग, समझ रहे, संपूर्ण से अलग अंग का कोई महत्व नहीं होता, उसी प्रकार राज्य से अलग व्यक्ति का अपना कोई महत्व नहीं होता। व्यक्ति राज्य में रहकर ही अपनी आत्मनिर्भरता की प्राप्ति कर सकता है, अपने अधिकारों की प्राप्ति कर सकता है, और राज्य से अलग या राज्य के विरुद्ध उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अरस्तु कहते हैं जो व्यक्ति राज्य से बाहर है या राज्य के विरुद्ध है, अरस्तु कहते हैं कि जो व्यक्ति राज्य से अलग है, राज्य के बाहर है, या फिर राज्य के से विरुद्ध है, वो या तो पशु है या फिर वो देवता है, या तो पशु है वो या फिर देवता है। अरस्तु कहते हैं कि राज्य एक पूर्ण एवं आत्मनिर्भर इकाई है, और राज्य सज्जीवन के लिए अस्तित्व में आया है, और सज्जीवन के लिए ही अस्तित्व में बना रहेगा। अरस्तु राज्य को क्या मानते हैं? राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानते हैं, और व्यक्ति को एक प्राकृतिक प्राणी के रूप में मानते हैं। अरस्तु ने साथियों राज्य पर विचार देते हुए कौन सी पद्धत? तो साथियों प्रयोजन मूलक पद्धत, यानी कि अरस्तु ने राज्य का वर्णन करते समय प्रयोजन मूलक पद्धत पर विश्वास किया। प्रयोजन मूलक पद्धत का दूसरा नाम होता है सो उद्देश्य मूलक पद्धत, मतलब इसमें उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं। तो किया तो सही अरस्तु ने कि राज्य एक प्रकार का समुदाय है। तो ये बात समझ में आई। ये था साथियों राज्य पर विचार अरस्तु का। एक बार पुनः देख लें, उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं। क्लियर है? तो मैंने आपको क्या बताया मैंने बताने का प्रयास किया अरस्तु का राज्य पर विचार। क्लियर है? अरस्तु का राज्य पर विचार मैंने आपको बताया कि अरस्तु मानते हैं राज्य सामाजिकता का परिणाम है। अरस्तु के अनुसार राज्य सामाजिकता का परिणाम है। राज्य एक प्रकार का समुदाय है। राज्य एक प्रकार क्या है? समुदाय है, और प्रत्येक समुदाय का अपने एक निश्चित उद्देश्य होता है, निश्चित उद्देश्य होता है। और उद्देश्य क्या है? नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। इस राज्य का उद्देश्य है, इस समुदाय का उद्देश्य है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। और इसी राज्य में क्या होती है? राजनीति होती है। इसलिए
हम लोग कह सकते हैं अरस्तु के अनुसार कि राज्य राजनीतिक समुदाय है। राज्य क्या है? एक राजनीतिक समुदाय है। तो अरस्तु ने राज्य को एक राजनीतिक समुदाय के तौर पर माना। अरस्तु कहते हैं कि राज्य परिवार और गांव का समूह है। राज्य परिवार और गांव का समूह है जिसमें आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति होती है। अरस्तु के अनुसार परिवार क्या है? मैंने आपको बताया। अरस्तु के अनुसार परिवार में स्त्री पुरुष और बच्चे आते हैं, उसके बाद ये नया कुल या वंश कहलाता है, उसके बाद समाज, उसके बाद राज्य। मैंने आपको बताया कि अरस्तु का कथन है कि परिवार राज्य की इकाई है। तो परिवार को राज्य की इकाई कौन मानते हैं? तो अरस्तु मानते हैं। क्लियर है यहां तक? अरे हाँ या ना? परिवार राज्य की इकाई है। और मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि भैया जो अरस्तु थे, अरस्तु ने व्यक्ति और राज्य के बीच सावयवी संबंध बताते हुए सावयवी संबंध बताया और कहते हैं कि यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो पहले अंग से अंगी बनता है, लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो अंगी की चर्चा पहले होती है, अंग की चर्चा बाद में होती है। जिस प्रकार संपूर्ण से अलग अंग का कोई महत्व नहीं होता, उसी प्रकार राज्य से अलग व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता। व्यक्ति राज्य में रहकर ही अपने आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति कर सकता है, उसके विरुद्ध या उसके अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अरस्तु कहते हैं कि राज्य अरस्तु कहते हैं कि जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता या फिर राज्य से बाहर रहता है या उसके विरोध में है, वो व्यक्ति या तो पशु है या फिर देवता है। अरस्तु ने माना कि जो राज्य है, राज्य आत्मनिर्भर जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और आत्मनिर्भर जीवन के लिए बना रहेगा। राज्य आत्मनिर्भर जीवन की राज्य एक पूर्ण एवं आत्मनिर्भर इकाई है जो कि सज्जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और सज्जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहेगा, ये मानते हैं। अरस्तु ने राज्य को एक प्राकृतिक संस्था के रूप में माना और व्यक्ति को प्राकृतिक प्राणी के रूप में माना साथियों, है ना? हम ये जानते हैं। अरस्तु ने राज्य अरस्तु ने अरस्तु ने राज्य का वर्णन करते समय प्रयोजन मूलक पद्धति का प्रयोग किया। प्रयोजन मूलक पद्धति मतलब सो उद्देश्य मूलक पद्धति का प्रयोग किया। अब फटाफट इसको लिखने का प्रयास कीजिए साथियों, लिखने का इसको प्रयास कीजिए, लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है? चलिए लिखे भाई। अरस्तु का राज्य पर विचार, राज्य के विचार में लिखें। अरस्तु के अनुसार राज्य सामाजिकता का परिणाम है। अरस्तु के अनुसार राज्य सामाजिकता का परिणाम है। अरस्तु के अनुसार राज्य सामाजिकता का परिणाम है।
अरस्तु राज्य को एक राजनीतिक समुदाय मानते हैं। अरस्तु राज्य को एक राजनीतिक समुदाय मानते हैं और प्रत्येक समुदाय का एक निश्चित उद्देश्य होता है। एक निश्चित उद्देश्य होता है। एक निश्चित उद्देश्य होता है। प्रत्येक समुदाय का एक निश्चित उद्देश्य होता है। यहाँ राज्य का उद्देश्य व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना है। व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना है। व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना है। ठीक है। ठीक है। अगले अरस्तु का कथन है राज्य परिवार एवं गांवों का समूह है। राज्य परिवार एवं गांवों का समूह है जिसमें आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति होती है। अरस्तु का कथन है कि राज्य परिवार एवं गांव का समूह है जिसमें आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति होती है। ठीक है। नई लाइन से लिखें। ठीक है। आगे लिखें। अरस्तु के अनुसार परिवार में स्त्री पुरुष और बच्चे आते हैं। स्त्री पुरुष और बच्चे आते हैं। आगे चलकर यही बच्चे एक नए परिवार का सृजन करते हैं। एक नए परिवार का सृजन करते हैं। एक नए परिवार का सृजन करते हैं। जब कई परिवार मिलते हैं तो वंश या कुल बनता है। 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 जब कई
वंश या कुल मिलते हैं तो समाज बनता है। तो समाज बनता है। तो समाज बनता है और इसी समाज से आगे चलकर राज्य बनता है। और इसी समाज से आगे चलकर राज्य बनता है। राज्य बनता है। आगे लिखें, अरस्तु का कथन है, अरस्तु कथन है, परिवार राज्य की इकाई है। परिवार राज्य की इकाई है। कि परिवार राज्य की इकाई है। तो परिवार क्या है? राज्य की इकाई है। ये कथन किसका? अरस्तु का कथन माना जाता है। याद रखेंगे सभी साथी, ठीक है। आगे लिखें, अरस्तु का एक और कथन है, लिखिए, अरस्तु का कथन है, अरस्तु का कथन है, राज्य व्यक्ति के पूर्व है। राज्य व्यक्ति के पूर्व है। राज्य व्यक्ति के पूर्व है। और यहीं पर साथियों आप लोग प्लेटो का भी लिख लें, क्योंकि आपको कंफ्यूजन आ सकता है। लिखिए, प्लेटो का कथन है, प्लेटो का लिखा है, व्यक्तियों का बृहद रूप ही राज्य है। व्यक्तियों का बृहद रूप ही राज्य है। ठीक है, हो गया इतना। चलिए आगे लिखे भाई नई लाइन से। अरस्तु ने व्यक्ति और राज्य के मध्य, अरस्तु ने व्यक्ति और राज्य के मध्य अरस्तु ने व्यक्ति और राज्य के मध्य, व्यक्ति और राज्य के मध्य सावयवी संबंध बताते हुए सावयवी संबंध बताते हुए राज्य की, राज्य को अंगी, अंगी तथा व्यक्ति को, व्यक्ति को अंग माना। तो हम कहाँ थे? तो मैंने आपको लिखवाया कि अरस्तु ने व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध बताते हुए सावयवी संबंध
बताते हुए सावयवी संबंध बताया और व्यक्ति को क्या माना, व्यक्ति को अंगी और राज्य को संपूर्ण, राज्य को अंगी और व्यक्ति को अंग माना। ठीक है, आगे लिखें। अरस्तु कहते हैं कि अरस्तु कहते हैं कि यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए, यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो अंग से अंगी बनता है, तो अंग से अंगी बनता है, अंग से अंगी बनता है। लेकिन यदि सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए, लेकिन यदि सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो अंगी से अंगी बनता है। यदि सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो अंगी की चर्चा पहले होती है, ऐसे लिखें, अंगी की चर्चा पहले होती है और अंग की चर्चा बाद में होती है। देखो, तो यदि सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो अंगी की चर्चा पहले होती है और अंग की चर्चा बाद में होती है। अंग की चर्चा बाद में होती है। अरस्तु कहते हैं जिस प्रकार अरस्तु कहते हैं जिस प्रकार संपूर्ण से अलग अंग का महत्व नहीं होता, संपूर्ण से अलग अंग का महत्व नहीं होता, उसी प्रकार राज्य से अलग व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता। राज्य से अलग व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता। राज्य से अलग व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता। अरस्तु कहते हैं कि व्यक्ति अपनी आत्मनिर्भरता राज्य में रहकर ही प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति अपनी आत्मनिर्भरता राज्य में रहकर ही प्राप्त कर सकता है। राज्य से बाहर और राज्य के विरुद्ध उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, उसका कोई अस्तित्व नहीं है।
नहीं है। उसका कोई अस्तित्व नहीं है। आगे लिखें, जो व्यक्ति राज्य से बाहर रहता है या उसके विरुद्ध में है, या उसके विरुद्ध में है, तो वह या तो पशु है या देवता है। या तो पशु है या तो वो पशु है या फिर देवता है। ठीक है, या तो वो पशु है या फिर देवता है। अरस्तु कहते हैं कि राज्य पूर्ण एवं आत्मनिर्भर इकाई है। राज्य पूर्ण एवं आत्मनिर्भर इकाई है। जो सज्जीवन के लिए अस्तित्व में आया है, जो सज्जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और सज्जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहेगा। जो सज्जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और सज्जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहेगा। और सज्जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहेगा। आगे लिखें, अरस्तु राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानते हैं और व्यक्ति को एक प्राकृतिक प्राणी मानते हैं। व्यक्ति को एक प्राकृतिक प्राणी मानते हैं। राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानते हैं और व्यक्ति को एक प्राकृतिक प्राणी के रूप में मानते हैं। प्राकृतिक प्राणी के रूप में मानते हैं। ठीक है, आगे लिखें, अरस्तु ने राज्य का वर्णन करते समय अरस्तु ने राज्य का वर्णन करते समय प्रयोजन मूलक पद्धति या सो उद्देश्य मूलक पद्धति का समर्थन किया है। ठीक है, तो ये था हमारा राज्य पर विचार। तो ये था भैया अरस्तु का राज्य पर विचार। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में साथियों। जब तक के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का। बने रहें, क्लास को शेयर कर दें और ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।